सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं दिव्या उड़ान इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी के वोकैबुलरी पे डिस्कस करने वाले हैं। अंग्रेजी के जो वोकैबुलरी होती है, अंग्रेजी की जो शब्दावली होती है, इस टॉपिक पर पहली बार मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आप सभी को वोकैबुलरी से रिलेटेड कुछ चीजें जानने को मिलेंगी। हम लोगों का विषय है इंग्लिश, और इस इंग्लिश के वोकैबुलरी, जिसको आप सभी वोकैब भी कहते हैं, या फिर अगर मैं आपको समझाऊं तो अंग्रेजी की शब्दावली, अंग्रेजी की शब्दावली जो होती है उस पर बेस्ड आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है। अंग्रेजी से संबंधित कुछ शब्दों को हम यहाँ क्या करेंगे, सीखेंगे, उनके मतलब जानेंगे, उनके समानार्थी देखेंगे, उनके विपरीत देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे और कुछ स्पेलिंग्स भी देखेंगे। तो अंग्रेजी का जो वोकैबुलरी होता है, इस पे बेस्ड आज की ये मेरी वीडियो होने वाली है। बहुत समय से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैडम इस पे वीडियो लाइए, इसीलिए आज इस पर वीडियो बनाया जा रहा है। तो अंग्रेजी के वोकैबुलरी पे बेस्ड ये वीडियो होने वाला है। आप सभी को मालूम है आगामी हमारी हॉस्टल वार्डन की परीक्षा होने वाली है, जिसमें भी अंग्रेजी के वोकैबुलरी का अच्छा खासा वेटेज होगा। उसमें आपको अगर मैं बोलूं कि कौन कौन से वोकैबुलरी पढ़ने को स्पष्ट सिलेबस में लिखा है, तो उसने बोला है समानार्थी, विपरीत और आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए। बिल्कुल वैसे ही शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी वोकैबुलरी का अच्छा खासा वेटेज होता है। उसमें भी आपको सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। हॉस्टल वार्डन में स्पेलिंग को भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आज का वीडियो होने वाला है वो इंग्लिश के वोकैबुलरी पे बेस्ड होने वाला है। कम से कम आप 25 से 30 नए शब्द इस 1 घंटे में मेरे साथ सीखेंगे, तो जरूर करके बने रहिएगा अंत तक। और जितने भी नए शब्द सीखेंगे जरूर आप उसको नोट डाउन रखिएगा और आगे के एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, सिनोनिम्स को बोला जाता है हिंदी में समानार्थी, समान अर्थ जो प्रकट करता है, और एंटोनिम्स मतलब होता है विपरीत शब्द, विपरीत जो क्या देता है, अर्थ देता है। तो ये हो गया, 2 पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक होने वाला है OWS, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आखिरी जो टॉपिक होने वाला है वो रहेगा स्पेलिंग्स। यहाँ पे स्पेलिंग में आपको 4 आपको स्पेलिंग्स दी जाएगी, जिसमें से 1 में त्रुटि रहेगी और जिसमें से 1 सही रहेगा, 3 में त्रुटि रहेगी, और आपको बोला जाएगा इसमें करेक्ट बताइए करके। तो यहाँ पे इन चारों टॉपिक के 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। सुविधा के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी सहारा लेंगे, संभावित प्रश्नों को भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो किस पे बेस्ड होने वाला है आपको समझ आया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको कुछ समानार्थी के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ विपरीत वाले, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आया है आपको यहाँ पर, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। करेक्ट सिनोनिम बोला है, जैसे ही आपने सिनोनिम देखा, स से सिनोनिम होता है, स से समानार्थी होता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, समानार्थी निकालना है आपको। वर्ड कहता है जो हाईलाइटेड है उसका समानार्थी ढूंढने को बोला है। वर्ड है आपका ग्रीगेरियस। वर्ड कौन सा है आपका, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस शब्द का समानार्थी बताइए बोल रहा है। 4 ऑप्शन उसने दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है इंट्रोवर्ट, ऑप्शन बी सोशियलेबल, ऑप्शन सी आइसोलेटेड, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो चारों में से एक इसका समान अर्थ प्रकट करेगा, उसके बारे में बताइए। तो यदि मैं आपको बोलूं कि क्या आपको इन शब्दों के हिंदी में शब्दार्थ पता है, तो इनमें से 1-2 आपको पता होंगे, लेकिन अगर आपको सारे पता नहीं होंगे तो लगाना मुश्किल हो जाता है। सभी के हिंदी शब्दार्थ जब तक नहीं मालूम है हम इसको मतलब लगा नहीं सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं ग्रीगेरियस का मतलब बहुतों को नहीं पता होगा। इंट्रोवर्ट का मतलब ज्यादातर लोग जानते होंगे कि इसका मतलब अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी के लिए हम लगाते हैं जनरली जो ज्यादा बोल ना पाए, किसी से सामने खुल ना पाए, मिलनसार सा ना हो। यदि बोले सोशियलेबल तो इसको सामाजिक व्यक्ति के लिए हम सोशियलेबल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सामाजिक प्राणी ऐसा। आइसोलेटेड, आइसोलेट वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पृथक, अलग रहने वाला या पृथक।
और अगर मैं अब आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है ग्रिगेरियस उसकी बात करूं तो इसका मतलब होता है झुंड में रहने वाला। शाब्दिक अर्थ है इसका झुंड में रहने वाला। तो चारों के अगर शाब्दिक अर्थ आपको पता चल गए हैं तो अब आप इसका मतलब बता सकते हैं। अब अगर मैं समानार्थी बोलूं, सभी आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा, साथ साथ आंसर जरूर देते जाइएगा कि इसमें आंसर क्या रहेगा। तो ग्रिगेरियस, इंट्रोवर्ट, सोशियलेबल की आइसोलेटेड। समानार्थी बोला है जो झुंड में रहे, मतलब जो समाज में रहे, एक जैसा फीलिंग आ रहा है दोनों, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट बोलेगा तो आप इसमें आइसोलेटेड भी समझ सकते हैं या इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी भी समझ सकते हैं। तो देखिए व्यापम का पैटर्न ही यही है, वो जो भी शब्द देता है उसी का समानार्थी और विपरीतार्थी एक साथ डाल देता है, लगभग समान अर्थ और विपरीत अर्थ होते हैं और वो प्रश्न इस तरीके से देता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया आप सभी को? तो ये है तरीका बनाने का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एंटोनिम ऑफ द वर्ड। किसी शब्द का एंटोनिम मांगा है ये, जैसा कि हम सभी जानते हैं इसका मतलब होता है विपरीत। विपरीत निकालिए और शब्द कौन सा है? शब्द है वेरीगेटेड। वेरीगेटेड एक शब्द है जिसका हमको विपरीत निकालना है। पहला लिखा है ब्यूटी, दूसरा है सिमिलर, तीसरा है डिफरेंट, चौथा है वेरियस। ब्यूटी का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदरता। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, लेकिन उसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्यूटी वो होता है सुंदरता। यदि मैं बोलूं सिमिलर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समान। यदि बोलूं डिफरेंट तो इसका मतलब होता है अलग। यदि मैं बोलूं वेरियस तो इसका मतलब भी एक तरीके से भिन्न के लिए लिया जाता है। भिन्न का मतलब भी कहीं ना कहीं आप अलग से ही लेते हैं। तो चारों के शाब्दिक अर्थ आपको पता है। वेरीगेटेड का शाब्दिक अर्थ अगर पता है तो तुरंत ये क्वेश्चन बन जाएगा। वेरीगेटेड जो है ना, थोड़ा सा वैरायटी से सिमिलर है ये शब्द, और वेरीगेटेड का मतलब भी हिंदी में होता है विभिन्न। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि सभी के हिंदी मीनिंग हमको पता है, तुरंत ऑपोजिट निकल जाएगा। विभिन्न मतलब वेरीगेटेड का ऑपोजिट जो है वो ब्यूटी नहीं हो सकता, इसका ऑपोजिट सिमिलर। इसका मतलब विभिन्न, इसका मतलब सिमिलर बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल हो रहा है, पर ऑप्शन सी भी देखिए, वेरीगेटेड का ऑपोजिट डिफरेंट या अलग नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं सिनोनिम बोलूं तो ये बिल्कुल इसका सिनोनिम समानार्थी हो सकता है। वेरीगेटेड का वेरियस ऑपोजिट नहीं है, ये क्या है? इसका सिनोनिम है। तो देखिए हमको साथ साथ एंटोनियम तो मिला ही और सिनोनिम भी मिल रहा है। तो बिल्कुल इसी अप्रोच के साथ आप सभी शब्दों को याद करिए। यहाँ पे कुल 5 और इसके पहले 4, कुल हम लोगों ने अब तक 9 शब्द नए सीखे हैं। 9 शब्द कौन कौन से नए सीखे हैं? सबसे पहले हमने ग्रिगेरियस देखा जिसका मतलब है झुंड में रहने वाला, फिर देखा इंट्रोवर्ट, सोशियलेबल, उसके बाद देखा हमने आइसोलेटेड। आइसोलेटेड के बाद जो अगला था उसमें वेरीगेटेड, ब्यूटी, सिमिलर, डिफरेंट और वेरियस। तो तमाम ये शब्द जो हैं आपके आंसर को बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो यही पैटर्न आता है, बहुत अभी वर्तमान में आए हुए पैटर्न है ये, वर्तमान में आए हुए क्वेश्चन है ये। अगली अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है कहता है चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर को क्या करिए? अलग करिए। तो यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए गए हैं, तो कहता है जेंटलमैन का लेडी, विडोअर का विडो, बैचलर का स्पिंस्टर, लॉर्ड का लेडी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोलता है इनकरेक्ट पेयर को अलग करिए। लेडी का जेंटलमैन, ये पेयर बिल्कुल सही है, लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसा बोला ही जाता है। अगर बोलो विडोअर का विडो, सुनने में ये सही है लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, अभी बताया जाएगा। अगर मैं बोलूं बैचलर का स्पिंस्टर, बिल्कुल ठीक है। बैचलर का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है कुंवारा, और यदि कोई कुंवारी लड़की है वो अब आपको बैचलर ना बोल के क्या बोलेंगी? स्पिंस्टर बोला करेंगी, तो कुंवारी के लिए लगता है। लॉर्ड और लेडी, इसका मतलब होता है स्वामी, और लेडी का मतलब आप स्वामिनी से ले सकते हैं। जनरली भगवान के लिए भी ये वर्ड हम लगा लेते हैं, लॉर्ड रामा, लेडी सीता, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इन सभी का शाब्दिक अर्थ तो ठीक है, पेयर्स में ये तीनों ठीक है। चौथे वाले पेयर में स्पेलिंग का एरर है। स्पेलिंग का एरर ऐसा है, जो वर्ड है विडो, इसका ऑपोजिट होता है विडोवर। विडोवर, जिसमें स्पेलिंग लास्ट में क्या रहेगा? ER रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है? इनकरेक्ट पेयर है। जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे क्या है? मिस्टेक है। तो इस हिसाब से विडो और विडोवर ही क्या है? सही आंसर है। क्योंकि हमको इनकरेक्ट पूछा, ऑप्शन बी लगा के आएंगे, ऑप्शन बी को आंसर लगा के आना पड़ेगा क्योंकि उसका पेयर करेक्ट नहीं है।
बताऊं अगर मैं आपको कि विडो और विडोवर का क्या मतलब होता है, तो विडो का मतलब क्या होता है, विधवा। विधवा, विधवा ऐसी औरत के लिए, वुमन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा whose spouse has died। ये स्पाउस एक कॉमन नाउन है जो प्रायः महिला और पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वुमेन की बात की जाए उसके पति को स्पाउस बोला जाएगा, पुरुष की बात की जाए उसकी पत्नी को स्पाउस बोला जाएगा। जैसे पेरेंट वर्ड होता है दोनों के लिए, बिल्कुल वैसा। तो यहाँ पे विडो इज अ वुमेन हुज स्पाउस हैड डाइड, जिसका पति क्या हो चुका हो, मर चुका हो। और यदि बोले विडोवर क्या होता है, विडोवर को हिंदी में विधुर कहते हैं। और ये जो विधुर वर्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मैन के लिए। और जिसकी स्पाउस क्या हो गई हो, मर गई हो, मतलब जिसकी पत्नी क्या हो गई हो, मर गई हो। तो यहाँ पे दोनों का आपको मतलब समझ आया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरा स्क्वेलिड। चूज द करेक्ट सिनोनिम। करेक्ट सिनोनिम हमको समझ आ गया है, समानार्थी बोलते हैं इसको। करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्क्वेलिड। स्क्वेलिड का मतलब फिल्थी, हैप्पी, क्लीन या ईगर। स्क्वेलिड का मतलब क्या होगा, फिल्थी, हैप्पी, क्लीन या ईगर। स्क्वेलिड का मतलब अगर आपको पता है तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, अदरवाइज मुश्किल जाएगी। फिल्थी का मतलब भी एक अगर नहीं पता है तो भी दिक्कत। बहुत आसान है लास्ट के तीनों, चलो इनका तो मतलब मैक्सिमम लोगों को पता होगा जो मुझे देख रहे हैं। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश होता है, बिल्कुल सही। अगर बोला जाए क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ होता है। और ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक होता है, उत्सुक। जो उत्सुक होता है, आई एम ईगर टू नो बोलते हो, मैं जानने को उत्सुक हूँ। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये तीनों का मतलब हमको साफ साफ मिल गया। लेकिन स्क्वेलिड और फिल्थी का मतलब नहीं पता है। तो आपको बता दे, स्क्वेलिड का शाब्दिक अर्थ होता है मैला या फिर मलिन। मैला या मलिन होता है इसका मतलब, समझते हैं, मैला गंदा। और अगर फिल्थी का बात करूं, शाब्दिक अर्थ सीधे सीधे इसका क्या होता है, गंदा। तो अब अगर समानार्थी ढूंढने को बोल रहा है तो समानार्थी शब्द हम सीधे बता पाएंगे कि मैला का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, गंदा। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वहीं पे अगर मैं इस शब्द का ऑपोजिट बोलूं तो ऑपोजिट में आप क्या लगा सकते हैं, साफ लगा सकते हैं। और ये हैप्पी और ईगर वर्ड तो इररिलेवेंट ऑप्शन है। कुल मिला के ये तीनों गलत ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है इस प्रश्न का, ऑप्शन ए। लेकिन अगर प्रश्न में कभी ऑपोजिट पूछा तो आप क्लीन याद रखेंगे। समझ आ रहे हैं? तो इस तरीके से आप नए नए शब्दों को आसानी से सीख पाएंगे। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है अपना चूज द सिनोनिम। सिनोनिम मतलब समानार्थी। हिंदी मीडियम वालों को जब तक इसका मतलब समझ ना आए आप हिंदी में ऐसा लिखा करेंगे, समानार्थी। समानार्थी निकालना है कौन से वर्ड का, टेक्टिकल। टेक्टिकल का समानार्थी बताइए। इम्पोलाइट, अनवाइज, प्रूडेंट या अनटाइमली। 4 है यहाँ पे, तो एक एक करके पहले ऑप्शन समझिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए की मैं यदि बात करूं, इम्पोलाइट। पोलाइट का मतलब हम लोगों को अगर पता है, इम्पोलाइट उसका उल्टा होगा। इसका शाब्दिक अर्थ आप असभ्य से ले सकते हैं। अगर मैं बोलूं अनवाइज, वाइस वर्ड का मतलब होता है बुद्धिमान, जो बुद्धिमान हो। और अनवाइस मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ख या क्या हो जाएगा, धूर्त। इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख, धूर्त। वाइस मतलब क्या, बुद्धिमान। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान और उसी शब्द से ये बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, मूर्ख। अगला हमारा ऑप्शन है प्रूडेंट। प्रूडेंट का शाब्दिक अर्थ होता है विवेकी। विवेकी या विवेकशील बोलते हैं ना, ही इज अ प्रूडेंट चाइल्ड, वो बहुत विवेकशील बच्चा है, उसके पास बहुत विवेक है। अगर बोला जाए अनटाइमली, लास्ट शब्द को समझिए, तोड़ तोड़ के ऐसे शब्दों को समझा करिए। यहाँ पर टाइम वर्ड हमको समझ आ रहा है, टाइम का मतलब समय। टाइमली बोल दिया मतलब समय से आने वाला, टाइमली बोल दिया मतलब समय से आने वाला। और अगर ये टाइमली के साथ अन लगा दिया मतलब कि हिंदी में क्या हो जाएगा, समय से ना आने वाला। तो इस तरीके से आपने देखा कितना आसान हो गया लास्ट वर्ड। अब चारों का मतलब पता है, एक का मालूम ही नहीं है, किसका, टेक्टिकल का। तो ये जो टेक्टिकल वर्ड है, इस टेक्टिकल वर्ड के भी कुछ मतलब होते हैं। 3 संदर्भ में ये लिया जाता है। सबसे पहले एक संदर्भ इसका लिया जाता है चतुर से,
दूसरा संदर्भ लिया जाता है समय से आने वाले के लिए, समय से आने वाले के लिए, और तीसरा लिया जाता है इसका संदर्भ व्यवहार कुशल से। जो क्या हो, बहुत व्यवहार कुशल हो, मतलब कि व्यवहारिक हो, जो बहुत क्या हो, व्यवहारिक हो। तो ये इसके कुछ मतलब हैं। अगर आपको सभी शब्दों के मतलब आ गए हैं, आप उत्तर दे पाएंगे। टैक्टिकल मतलब चतुर, समय से आने वाला, या फिर व्यवहार कुशल। इसका अगर मैं देखूं इम्पोलाइट, तो व्यवहार कुशल असभ्य दोनों अपोजिट हो जा रहे हैं, उत्तर गलत है। यदि इसके साथ टैक्टिकल के साथ अनवाइज देखूं, चतुर होता है एक मतलब, मूर्ख है अपोजिट हो जा रहा है। अगर मैं बोलूं टैक्टिकल के साथ प्रूडेंट, व्यवहार कुशल, विवेकशील, सिनोनिम फील होंगे। और लास्ट ऑप्शन अनटाइमली, समय से न आने वाला, जो पंक्चुअल नहीं होता, पंक्चुअल का एक सिनोनिम होगा ये। तो यहाँ पे समय से न आने वाला भी इसका ऑपोजिट होगा, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रूडेंट कहा जाएगा उसको, जो कि टैक्टिकल का क्या है, सिनोनिम है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ अप्रैल। आपको पहले से ही बताया गया है कि आप प्रश्न बहुत ध्यान से आराम से पढ़ेंगे। प्रश्न में आजकल कुछ ऐसा नॉट वाला पैटर्न चलता है जिसमें कभी कभी हड़बड़ी में हम नॉट नहीं पढ़ पाते और सीधे सिनोनिम पढ़ के हम लगा के आ जाते हैं, घर आके समझ आता है। तो आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। यहाँ पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम। सिनोनिम मतलब क्या, समानार्थी, लेकिन वो क्या होना चाहिए, समानार्थी नहीं होना चाहिए, बोला है सीधे सीधे। तो अप्रैल, अप्रैल का मतलब हिंदी में क्या होगा, अप्रैल का मतलब हिंदी में क्या होगा, पहला क्वेश्चन। क्लॉथ का मतलब मैक्सिमम लोगों को पता है, कपड़ा बोलते हैं, कपड़ा वस्त्र के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, क्लॉथ। अटायर, अटायर का मतलब भी पता है, पोशाक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेडिशनल अटायर बोलते हैं जनरली। अगर बोला जाए ऑब्वियस, ऑब्वियस हम लोग बोलचाल में काफी लगाते हैं, ये ऑब्वियस है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब स्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप से यदि आप बोलना चाहते हैं शाब्दिक रूप से, तो ऑब्वियस वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और आउटफिट का मतलब क्या होता है, परिधान। आउटफिट का मतलब क्या होता है, परिधान। अब वापस से प्रश्न को डील करिए। अप्रैल का मतलब भी अगर मैं आपको बोलूं, अप्रैल पहनते हैं डॉक्टर लोग, ध्यान होगा, इसका मतलब भी क्या होता है, परिधान। इसका मतलब भी क्या होता है, परिधान। तो अब आप खुद ही देखिए, अप्रैल का क्लॉथ ऑपोजिट है क्या, नहीं है, ये इसका समानार्थी है। अप्रैल का अटायर ऑपोजिट नहीं है। अप्रैल का ऑब्वियस बिल्कुल ऑपोजिट है, दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, पूरे अलग हैं। और यदि अप्रैल का मैं बोलूं आउटफिट, तो ये भी सिनोनिम है उसका। तीनों ही शब्द और ये भी चारों के चारों वस्त्र से संबंधित है, केवल एक है जो बिल्कुल अलग मीनिंग दे रहा है, और यहाँ पे यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर ढूंढ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हाट, एंटोनिम, मतलब कि विपरीत पूछा है, फिर से इसने बोला है विपरीत बताइए। तो सिनोनिम एंटोनियम मिक्स क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो एंटोनियम इसका देखना है हमको, कुछ प्रश्न जो है उसमें शब्द है आपका वेन। शब्द क्या है, वेन। तो शब्द है आपका वेन, ऑप्शंस है वेस्ट, वैक्स, वांटन और क्या है, वेंट। अब देखिए यहाँ पर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वेस्ट का मतलब तो हमको पता ही है, बेकार, बेफजूल, बचा खुचा, समझते हैं वेस्ट। अगर वैक्स की बात करें, एक शाब्दिक अर्थ तो हमको इसका आता ही है, जो होता है मोम। मोम तो पता है, लेकिन वैक्स का मैं आपको दो और मतलब बता दूं, एक होता है वृद्धि या एक होता है बढ़ना। ये दोनों ही वैक्स के नए मतलब है, आप जरूर नोट डाउन करेंगे। वांटन का मतलब और वेंड का मतलब, वांटन का मतलब होता है आपका प्रचंड या उद्यमी। प्रचंड या उद्यमी, बोलते हैं कि ये बहुत ही कैसा चाइल्ड है, वांटन चाइल्ड है, उद्यमी, प्रचंड। और अगर वेंड की बात करें तो छड़ी,
कोई छड़ी या डंडी के लिए हम लोग क्या वर्ड लगाएंगे? वेंट। तो इन चारों के शाब्दिक अर्थ पता चल गए हैं। अब प्रश्न का भी देख लेते हैं। वेन का मतलब सीधे सीधे होता है पतन। तो पतन जो शब्द है इसका हमको विपरीत निकालना है। तो अब आप बिल्कुल आसानी से अगर शाब्दिक अर्थ मालूम है तो तुरंत बता सकेंगे कि पतन का मत ऑपोजिट बेकार नहीं होगा। यहाँ पर पतन मतलब हाश होगा और वृद्धि मतलब बढ़ना, यही है इसका ऑपोजिट वर्ड। अगर बोला जाए वंटन उद्यमी, गलत ऑप्शन है। वेंड मतलब छड़ी भी गलत ऑप्शन है। लेकिन इस प्रश्न के साथ ही आपको 2-3 नए शब्द सीखने को मिले, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे आप सभी शब्दों के मतलब भी धीरे धीरे याद करते जाइए कि वेन का मतलब पतन होगा, वैक्स का मतलब मोम तो होता ही है, वृद्धि या बढ़ना भी होता है। अगर कोई शब्द को नहीं समझेगा तो कभी इस प्रश्न को लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे सभी क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा था? वैक्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है देयर इज abundance ऑफ रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। देयर इज abundance। abundance का मतलब क्या होता है? प्रश्न में इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज है। वाक्य में एक पूरे वाक्य में एक शब्द को अंडरलाइन किया गया है और कहता है द ऑपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड इज। अंडरलाइन वर्ड का उल्टा क्या है, विपरीत क्या है? तो इसका विपरीत आपको क्या करना है, ढूंढना है। ऑप्शंस हैं आपके एक्सेस, डर्थ, प्लेंटी या मोर देन इनफ। एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, अधिकता। अगर बोला जाए डर्थ का मतलब तो अकाल, डी अर्थ करके इसको ध्यान रखिएगा, डी अर्थ अकाल। अगर प्लेंटी का मतलब बताएं तो प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, ऐसा वाला। मोर देन इनफ मतलब कि आवश्यकता से अधिक। इनफ मतलब पर्याप्त, और ये पर्याप्त से अधिक, आवश्यकता से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मोर देन इनफ, जितना जरूरत है उससे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, ऐसा। तो यहाँ पर आपको चारों का मतलब पता है। एबंडेंस का मतलब भी आप याद रखेंगे, प्रचुर या भरपूर। तो एबंडेंस का मतलब भी होता है प्रचुर या भरपूर, और यहाँ पे उसका ऑपोजिट क्या होगा? प्रचुर या अधिकता, दोनों सिनोनिम है। प्रचुर और प्रचुर तो सिनोनिम ही है, मतलब एबंडेंस का सिनोनिम प्लेंटी और एक्सेस ले सकते हैं। मोर देन इनफ भी आपका भरपूर या प्रचुर में ही आ जाएगा। एक ही है जो इसका ऑपोजिट है, दैट इज डर्थ। डर्थ अकाल, इसका शाब्दिक अर्थ आप कम पढ़ने से ले सकते हैं, अकाल पड़ जाती है। तो इस तरीके से आप इसका सही ऑप्शन देंगे, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वर्ड, जेनियल। इस जेनियल वर्ड का कहता है ऑपोजिट ढूंढिए, और ऑपोजिट ढूंढकर इसका क्या करिए, हमको सही आंसर बताइए। इसमें आपको 4 शब्द दिए हुए हैं। एक है आपका स्टूपिड, एक है आपका स्टिंगी, एक है आपका बोरिश, और एक होता है अनकाइंड। तो अगर मैं बोलूं जेनियल का शाब्दिक अर्थ, तो इसका अर्थ होता है मिलनसार। इसका अर्थ आप ले सकते हैं क्या, मिलनसार। मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति को हम जेनियल कहते हैं। स्टूपिड का मतलब क्या होता है, मूर्ख। 2 नए शब्द हैं, स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। नया शब्द मिला आपको, स्टिंगी मतलब कंजूस। बोरिश का मतलब होता है अशिष्ट, अशिष्ट। और अनकाइंड, काइंड से ये बना हुआ है। काइंड का मतलब दयालु, अनकाइंड मतलब निर्दयी, जिसके अंदर दया का भाव ना हो, निर्दयी। तो यहाँ पे आप मिलनसार का ऑपोजिट लेंगे। मिलनसार का आपका अगर ऑपोजिट देखा जाए तो मूर्ख तो नहीं होगा। मिलनसार का ऑपोजिट कंजूस भी नहीं होगा, निर्दयी भी नहीं होगा। मिलनसार उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो तुरंत घुल मिल जाए, जो सभी से तुरंत क्या करे, आपका अच्छे से बात करने लगे और फ्रेंडली हो जाए। लेकिन यहाँ पे मिलनसार का ऑपोजिट अगर आपको ढूंढना है तो ऑपोजिट में एक ही शब्द है जो यहाँ मैच कर रहा है, वो है अशिष्ट, बुरिश। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो जेनियल या मिलनसार जो है उसका ऑपोजिट होगा अशिष्ट। आंसर है अशिष्ट, बुरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी,
Choose the one word which can be substituted for the given words or sentences. इस पूरे वाक्य के बदले क्या दीजिए, एक शब्द दीजिए। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये प्रश्न है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट का मतलब अगर समझते हैं तो आप एप्रोप्रिएशन समझेंगे, उसी के साथ मिस एप्रोप्रिएशन समझेंगे। तो एप्रोप्रिएट का मतलब अगर जानते हैं तो मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब हो जाता है दुरुपयोग। दुरुपयोग, सही उपयोग नहीं, गलत तरीके से किया गया उपयोग। दुरुपयोग, किसका दुरुपयोग की बात कर रहे हैं? ये पैसे का दुरुपयोग। किसका दुरुपयोग? पैसे का दुरुपयोग। तो इसका सही आंसर है आपका पैसे का दुरुपयोग। ये तो चलो शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसके ऑप्शंस पे नजर डालेंगे। रॉबरी, थेफ्ट, फ्रॉड या एम्बेजलमेंट। तो यहाँ पर आप रॉबरी का मतलब जानते हैं, क्या होता है? चोरी, चोरी होना। थेफ्ट का मतलब क्या होता है? चोर। अगर बोला जाए फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी, धोखाधड़ी होना, हेर फेर होना। और अगर मैं बोलूं आपका लास्ट वर्ड एम्बेजलमेंट, इसका मतलब होता है शाब्दिक गबन। इसका शाब्दिक अर्थ होगा गबन। तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा गबन। इस हिसाब से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी या पैसे के दुरुपयोग को चोरी, चोर, धोखाधड़ी नहीं, क्या बोला जाएगा? गबन बोला जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये है आपका एक और क्वेश्चन जो किससे था? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था। तो एंटोनिम, सिनोनिम करने के बाद हमने एक क्वेश्चन किसका और देखा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अगला क्वेश्चन फिर से किसका आया है? सिनोनिम का आया है, समानार्थी का आया है। शब्द है आपका फ्रेगाइल। शब्द है आपका फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब होता है नाजुक, नाजुक, या इसका एक और बहुत बढ़िया शाब्दिक अर्थ होता है भंगुर। भंगुर, भंगुर जो क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। तो भंगुर वर्ड के लिए ये लगाया जाएगा। अगर मैं बोलूं भंगुर, भंगुर या नाजुक। अगर मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या? ताकतवर, मजबूत बोल सकते हैं इसको, शाब्दिक अर्थ में मजबूत। ब्रिटल का क्या मतलब होता है? इसका भी मतलब होता है भंगुर, भंगुर या नाजुक। फ्लोरिड, फ्लोरिड और क्या लिखा है? जूसी। फ्लोरिड का मतलब होता है भड़कीला और जूसी का मतलब होता है रसीला। तो इस हिसाब से आपने चारों शब्द देखे, उसका क्वेश्चन भी देख लिया। अब फ्रेगाइल या नाजुक का जो समानार्थी कौन सा हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में काफी आता है। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर। कहते हैं ना जीवन क्षण भंगुर है, बिल्कुल वैसा। तो यहाँ पे पल भर में नष्ट होने वाले के लिए ये वर्ड लगाया जाएगा। ताकतवर, भड़कीला, रसीला, ये दोनों मिस एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इसका क्या मान सकते हो आप? ऑपोजिट मान सकते हो। भंगुर का ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप देखें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है स्पेलिंग से रिलेटेड। स्पेलिंग एमसीक्यूज। आवर न्यू डैश इज प्रिंटेड ऑन रिसाइकल्ड पेपर। आपका जो वाक्य है वो यहां तक है, जिसको मैंने यहाँ किया है ब्रैकेट में क्लोज। आवर न्यू डैश इज प्रिंटेड ऑन रिसाइकल पेपर। प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द फोर ऑफ द फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द अबव सेंटेंस। सही सही आप इसका क्या बताइए? एक शब्द बताइए। ऑप्शन बी, सी, डी या ए। चारों में अगर शाब्दिक अर्थ मतलब प्रोनाउंसिएशन कहूं तो स्टेशनरी इसका क्या है? प्रोनाउंसिएशन। लेकिन एक स्पेलिंग इसमें से सही होगी। एक में आप स्टेशन के बाद ARY देख रहे हैं, एक में आप ERY, एक में आप ORY देखे हैं और लास्ट वाले में NRY। चारों में से कौन सा सही है? तो ABCD में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टेशनरी के लिए आप स्टेशनरी ऐसा लिखेंगे, जिसको हिंदी में ऐसा लिखा जाता है, जहां पे सभी प्रश्न, सभी कॉपी किताब पेन से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित चीजें मिलती है।
आवर न्यू स्टेशनरी इज प्रिंटेड ऑन रिसाइकल पेपर, हमारी नई स्टेशनरी में क्या होता है, रिसाइकल पेपर पे प्रिंट होता है, ये बोला जा रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस शब्द को सीधे सीधे याद करेंगे आप, काफी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, कौन सी स्पेलिंग सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। यहां पर जो शब्द है अनस्क्रप्लस, प्रोनाउंसिएशन वाइज वही है, स्पेलिंग का फर्क है। एक में LOUS, एक में ULOUS, एक में केवल LOUS है। एक में स्क्रपस लिखा है, लस नहीं लिखा है। एक में आपका नन ऑफ द अबव। तो दोनों में एक ही होगा और ऑप्शन होगा फिर से ऑप्शन बी, जिसका हिंदी तात्पर्य होता है निर्लज। अनस्क्रपलस, जिसको लाज ना हो। स्क्रपलस मतलब जो शर्मिला हो, और अनस्क्रपलस मतलब जिसको लाज ना हो, निर्लज हो। तो यहाँ पे पी के बाद केवल LOUS लगा है। बहुत सारे ऐसे सफिक्स और प्रीफिक्स वाले ट्रिक्स होते हैं जिससे आप आसानी से बता लोगे कि क्या आता है पीछे में। जनरली LOUS से बहुत सारे शब्द बनते हैं, कहीं भी आप ULOUS टाइप सा कम देखे होंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नया शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश पनिशमेंट इन स्कूल्स मस्ट बी डिस्करेज्ड। स्कूलों में कैसे पनिशमेंट को डिस्करेज, हतोत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित ना किया जाए। चूज द करेक्ट वर्ड, सही शब्द बताइए। कॉर्पोरियल, पहले में कॉर्पोरियल लिखा है, दूसरे में लिखा है कॉर्पोरल, तीसरे में लिखा है कॉर्पोरेल, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तीनों में से एक आंसर होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्पोरल, जिसका मतलब होता है शारीरिक। स्कूल्स में क्या शारीरिक पनिशमेंट को, शारीरिक दंड को क्या किया जाना चाहिए, बंद कराया जाना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर है कॉर्पोरल। इस शब्द को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो वन वर्ड में आपने 3 नए शब्द सीखा। एक स्टेशनरी, स्पेलिंग वाला शब्द क्वेश्चन था ये, दूसरा आपने कॉर्पोरल देखा, और तीसरा आपने देखा अनस्क्रपलस। तो स्पेलिंग से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन है स्पेलिंग से रिलेटेड, जिसमें है आपका, इन समर सीजन्स, गर्मी के दिनों में, द वेजिटेबल्स आर फ्रेश, सब्जियां क्या होती हैं, ताजी होती हैं, और फॉर 2 or 3 days, 2 या 3 दिनों के लिए। बट, पर, दे गेट, वे हो जाते हैं, डैश आफ्टर डेथ, उसके बाद वे क्या हो जाते हैं। सीधे सीधे सेंटेंस में सही शब्द लगाना है, ये भी पैटर्न है एक। यहाँ भी आपको एक सही क्या करना है, स्पेलिंग ढूंढनी है, और उसको क्या करना है, लगाना है। 4 ऑप्शन है, स्टील, स्टील, स्टेल, स्टोल, 4 ऑप्शन है आपके पास। शाब्दिक अर्थ जानते हैं। स्टील, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चोरी करना। यह एक क्या है, क्रिया है। यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो स्टील, स्टोल, और एक क्या होता है, स्टोलन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इनका शाब्दिक अर्थ होगा चोरी करना, और ये तीनों क्या है, वर्ब्स हैं। तो स्टील होता है चोरी करना, एक क्रिया है। स्टील अगर मैं बोलूं, ये इसका शाब्दिक अर्थ होगा इस्पात। स्टील का बर्तन होता है वो वाला, मेटल। अगर स्टेल की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बासी या सड़ा गला। और लास्ट स्टोल जो है वो इसी का वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। वो लास्ट जो है वो आपका स्टील का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये क्या था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि इन समर सीजन्स वेजिटेबल्स आर फ्रेश फॉर 2 or 3 days, सब्जियां 2-3 दिनों के लिए ताजी रहेंगी, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे। इस्पात, बासी, चोरी, क्या हो जाएगा, बासी हो जाएगा। STALE, सीधे सीधे यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं STALE, मतलब क्या हो जाएंगे, बासी हो जाएंगे, सड़ गल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लगाया ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग बताइए यहाँ पर कौन सा सही है। तो 4 ऑप्शन में एक बताना है आपको। तो इसमें जो शब्द है हमको पता चल रहा है एंटरप्रेन्योर के बारे में बोलना चाहता है। थोड़ा सा स्पेलिंग को आप तोड़ेंगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ बढ़िया चीज सीखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे ऐसे स्पेलिंग को कैसे आप निकालें।
आपका उच्चारण स्पेलिंग वाले केस के लिए सही होना चाहिए। अगर आप उच्चारण ही गलत करते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस में गलती होता है। एंत्रे, प्रे और न्योर, इसको मिला के ही आपको बोलना पड़ेगा एंट्रेप्रेन्योर। ये इसका सही क्या है? उच्चारण है। उद्यम, उद्यमशीलता, उद्यमी काफी चल रहा है आजकल। स्टार्टअप जो इस्तेमाल करता है उसको आप एंट्रप्रेन्योर कहते हैं। तो अब देखते हैं, पहले में एंटरप्रेन्योर ठीक लिखा है, लेकिन जो पहला है ना उसको एंट्रे नहीं एंटर पढ़ेगा, एंटर पढ़ेंगे। एंटरप्रेनर, इसको 3 पार्ट में तोड़िए। ये लास्ट वाला नर जैसे प्रोनाउंस हुआ है और ये अभी भी क्या है? एंटर है। एंटरप्रेनर, यहाँ एंटरप्रेन्योर ये ठीक है, बट यहाँ फर्स्ट वाला क्या है? गलत है। यहाँ फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत है। तीसरे में आइए, एंट्रेप्रेन्योर। अब यहाँ ठीक ठीक बैठ रहा है। एक तो ये एंट्रे लिखा है इसने, दूसरा लिखा प्रे और तीसरा लिखा न्योर, ठीक है। लास्ट आइए, एंट्रे फर्स्ट एकदम सही प्रोनाउंसिएशन है। प्रे, प्रे भी ठीक है, लेकिन लास्ट में इसने क्या कर दिया? NAR, नर, एंट्रप्रेनर। तो कुल मिला के आप देख पाए हैं, अगर प्रोनाउंसिएशन सही है, क्लियर क्लियर समझ आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप कई सारे स्पेलिंग वाले शब्दों को ऐसे तोड़ तोड़ के भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए इसमें से। द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स और ऑफ वर्ड्स हिस्ट्रीज, मतलब शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित स्टडी को क्या बोला जाएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पर्सन वाला, स्टडी वाला आता है। तो यहाँ पे स्टडी के बारे में आया है कि शब्दों के ओरिजिन को, उत्पत्ति के स्टडी को क्या बोलेंगे? भाषा शास्त्र, क्रिया विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान। देखिए एग्जाम में केवल और केवल इस तरीके से हिंदी में, इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। हिंदी मैं लेकर आई हूं आपकी सुविधा के लिए। तो यहाँ पर जो आपका ओरिजिन ऑफ वर्ड्स है वो क्या है, अगर हिंदी ढक दे आप भी नहीं जान पाएंगे, इसलिए शब्दों का शाब्दिक अर्थ जरूरी है। शब्दों का शाब्दिक अर्थ अगर जानेंगे नहीं तो ये बनेगा नहीं। तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। फिलोलॉजी का मतलब होता है भाषा शास्त्र, वर्बोलॉजी क्रिया विज्ञान, वर्ब की लॉजी, एटमोलॉजी व्युत्पत्ति विज्ञान, नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, व्युत्पत्ति विज्ञान बोला जाएगा। भाषा और क्रिया के बारे में नहीं, ये वर्ड्स के बारे में बात कर रही है, उसकी उत्पत्ति के बारे में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो बिना हिंदी आपको थोड़ी मुश्किल जाएगी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है, वन हु इज, द वन हु इज अगेंस्ट द रिलीजन, ऐसा जो रिलीजन के क्या रहे? विरुद्ध रहे। प्रश्न को समझना है, अगेंस्ट मतलब क्या? विरोधी। रिलीजन मतलब क्या? धर्म। तो किसके विरुद्ध रहे? धर्म के। उसको क्या बोला जाएगा? हिंदी में मतलब दिया गया है सुविधा के लिए, उनको बोला जाता है क्या? हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब विधर्मी। कंफर्मिस्ट, अधिकांश लोगों की तरह आचरण करने वाला व्यक्ति, जो भिन्न होने की क्या नहीं करता? आशा भी नहीं करता। मतलब कि एक तरीके से हम लोग बोलचाल में जिसको भेड़चाल बोलते हैं, जो जैसा जो लोग जा रहे हैं वो भी वैसा ही चलेगा, तो बिल्कुल कंफर्मिस्ट इंग्लिश में बोलेंगे उसको। बिलीवर, विश्वासी या आस्तिक, जो बिलीव करे। और लास्ट ऑप्शन है ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो पुरानी विचारधारा रखता हो। तो यहाँ पर चारों में से कौन सा सही लग रहा है? तात्पर्य पता चल गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विधर्मी, जो धर्म के विरुद्ध चले, अगेंस्ट चले। अगर बोला जाए भेड़ चाल चलने वाला कंफर्मिस्ट, विश्वास रखने वाला बिलीवर, पुरानी विचारधारा का व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है, someone who is wrongly blamed for the things that others have done, ऐसा व्यक्ति जो कि बेवजह जिस पे आरोप लगाया जाए उन चीजों के लिए जो किन्हीं और ने की है, उसने की ही नहीं है। तो देखते हैं, wrongly, wrongly blamed, गलत जिस पे क्या लगे? आरोप लगे, गलत आरोप लगे। for the things, उन चीजों के लिए, others have done,
जो किसनों ने की है, दूसरों ने करी है, जो दूसरों ने करी है उसके लिए आरोपित होने वाला व्यक्ति। ब्लैस्फेमी, ईश निंदा, हमेशा ईश्वर की प्रशंसा नहीं, कुछ निंदा करने वाले भी होते हैं, उनको ब्लैस्फेमी, ईश निंदक बोलेंगे। एक्सकम्युनिकेटिंग, बहिष्कृत, बोलते हैं ना गांव निकाला हो जाता है, बहिष्कृत कर देते हैं, वही वाला एक्सकम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, उसी से ये बना है एक्सकम्युनिकेटिंग। उससे बातचीत नहीं करेगा, गांव बाहर निकाल देंगे, कोई लेगा देगा नहीं कुछ, तो एक्सकम्युनिकेटिंग। स्कैप गॉड, थोड़ा सा अगर इसमें आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो गॉड से ये क्वेश्चन बन जाएगा। बलि का बकरा, बोलचाल में बहुत बोलते हैं हम लोग, भेड़ चाल बलि का बकरा वैसा वाला, तो बलि का बकरा स्कैप गॉड बोलेंगे, या फिर रेनगेट, पाखंडी बोलेंगे, जो पाखंड रचाता हो। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिसको गलत आरोप लगा हो ऐसी चीजों के लिए, जो उसने किया ही ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बलि का बकरा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a person who loves himself the most, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को सबसे ज्यादा प्यार करे, मोस्ट सबसे ज्यादा, खुद को स्वयं को केवल। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, सेल्फिश, स्वार्थी, ईगोइस्ट, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, ईगोइस्ट, नार्सिसिस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। ऑप्शन में देख के जरूर इस क्वेश्चन का कमेंट करिएगा आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा स्वयं को प्यार करे। स्वार्थी बोलते हो आप लोग जनरली, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, स्वार्थी नहीं होगा। स्वार्थी वह व्यक्ति होगा जो सबसे पहले केवल अपने बारे में सोचे, ठीक है, सबसे पहले अपने बारे में सोचे। अहमवादी, जिस पर क्या हो, अहंकार हो, घमंड वाला, अलग बात है, इनको बोला जाता है आत्ममूढ़, नार्सिसिस्ट। इस व्यक्ति को बोला जाएगा नार्सिसिस्ट, हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट, केवल स्वयं को ये क्या करता है, प्यार करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट के बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है ये, द डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, ऐसा कोई डिसीजन जिसमें आप वापस नहीं जा सकते, उस डिसीजन से वापस नहीं जा सकते। इनवल्नरेबल, अभेद्य, इनकॉरिजिबल, असंशोधनीय, इररिवोकेबल, स्थिर या चेंजलेस, फ्रिंगिबल, भुलक्कड़। आप देखिए क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, मैं ये भी बता दूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, कहीं हिंदी मीनिंग नहीं आता। ये केवल और केवल आपको याद कराने के लिए लिखा गया है, ठीक है। अंग्रेजी का प्रश्न केवल अंग्रेजी में रहेगा। तो यहाँ पर अगर बोला जाए जिस डिसीजन में वापस न जा सके, अभेद्य, असंशोधनीय या भुलक्कड़ नहीं, चेंजलेस, स्थिर। यहाँ पर भुलक्कड़ वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, फ्रिंजिबल, बहुत सारे लोग जो चीजें भूल जाते हैं इंजिबल कहलाएंगे, फ्रिंजिबल कहलाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही आंसर। तो यदि आप लोगों को लगे कि कैसे हमको एंटोनिम सिनोनिम की तैयारी करनी है, तो एक छोटा सा ट्रिक मैं बता दूं, आप इस तरीके को अपनाएंगे आप बेहतर शब्द याद रख पाएंगे। ये ट्रिक क्या है, आप किसी भी शब्द को लीजिए, उसी शब्द का समानार्थी याद करिए और उसी शब्द का क्या याद करिए, विपरीतार्थी, विपरीत याद करिए। उसी शब्द का समानार्थी और विपरीतार्थी दोनों याद करिए एक ही शब्द के, क्योंकि आप देख रहे हो हमारा पैटर्न वैसा ही है। ऑप्शन में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में दोनों मिल रहा था, सिनोनिम एंटोनिम, है ना। तो वही बात, तो यहाँ पे एबॉलिश एक शब्द है मान लीजिए, जिसका मतलब होता है समाप्त या निर्मूलन होना। इसका समानार्थी है निरस्त या रद्द, एक जैसा मीनिंग है, पर उल्टा क्या है, सेटअप या स्टैब्लिश, स्थापना या स्थापित। एक ही शब्द के 5 नए शब्द याद हो गए। वैसे ही एक्यूमेन, कुशाग्र बुद्धि जिसको बोला जाएगा, इसका सिनोनिम क्या है, अवेयरनेस या ब्रिलियंस। इसका ऑपोजिट क्या है, स्टुपिडिटी और इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब केवल अनदेखा करना नहीं, अज्ञानता भी होता है। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब भंगुर, आज के क्वेश्चन में आया था ये, ब्रिटल का मतलब भंगुर, नाजुक, फ्रेगाइल बताए थे। ब्रेकेबल या क्रिस्प भी इसका मतलब होता है, यहीं पे एक और थे हम लोगों ने जोड़ा था, फ्रेगाइल, याद आना चाहिए।
और इसका ऑपोजिट होता है टफ या इंड्यूरिंग, इसका ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग भी था क्वेश्चन में, आप बैक करके वीडियो देखेंगे याद आएगा। ब्रिटल का समानार्थी होगा ब्रेकेबल या क्रिस्प, टूटने योग्य या कुरकुरा। विपरीतार्थी क्या होगा, कठिन या स्थायी। तो ऐसे शब्दों को आप इस तरीके से याद रख के ज्यादा बेहतर याद रख पाएंगे। एक ही शब्द का समानार्थी देख लो, विपरीत देख लो, ज्यादा याद रहता है। और साथ ही ऐसे हिंदी में आपका मतलब भी पता होना चाहिए। हम सभी मैक्सिमम लोग क्या है, हिंदी में सोचते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाला भी होगा ना, वो इंग्लिश में शुरू में नहीं, वो पहले हिंदी में सोचता है चीजों को, है ना। तो इस चीज का फायदा उठाइए अपने हिंदी सोच का। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे। ये आपके लिए एक ट्रिक था कि आप ज्यादा कैसे याद रख सके। लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे और उसके बाद ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है आपका, मैच द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द वर्ड गिवन इन द कॉलम ए विथ अ सिंगल वर्ड गिवन इन द कॉलम बी। कॉलम ए से कॉलम बी को क्या करिए, मैच करिए। कॉलम ए में दिए गए हैं ये सारे शब्द, कॉलम बी में दिए गए हैं ये सारे शब्द, और आपको इसको क्या करना है, मैच करना है। चूंकि हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं जाएगी। यहाँ पर हम पहले ऑप्शन कैसे बनाएंगे, ए बी सी डी पहले से लिख लेते हैं। एग्जाम में आपको मैं बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप में से बहुत सारे लोग सीधे ऑप्शन देखते हैं, नहीं करना है वैसा। आप पहले प्रश्न देखिए, इस तरीके से अपना एक एरिया बनाइए, अपने हिसाब से मिलाइए, फिर ऑप्शन देखिए, वरना जो आते रहता है ना वो भी कंफ्यूजन में चला जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं इस शब्द को बोलूं, अ लवर ऑफ वुमेन काइंड, लवर मतलब प्रेमी, वुमेन काइंड स्त्री जाति, पूरे स्त्री जाति से प्रेम करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाएगा। तो अगर आपको दिख रहा है इस साइड, उसको बोला जाएगा फिलोगिनिस्ट, स्त्री प्रेमी। मतलब लिखा है बाजू में सुविधा के लिए, तुरंत पता चल गया, क्या बोला जाएगा, फिलोगिनिस्ट। अ लवर ऑफ वन सेल्फ, अ लवर ऑफ वन सेल्फ, वन सेल्फ मतलब होता है स्वयं, केवल एक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो खुद से प्यार करे उसको बोला जाएगा ईगोइस्ट। क्या बोला जाएगा, अहमवादी, खुद के बारे में सोचे, खुद के बारे में बस विचार रखे। तीसरा, लवर ऑफ अदर्स, जो दूसरों से प्यार करे बोलेंगे उसको परोपकारी, एल्ट्यूरिस्ट। क्या हो जाएगा, एल्ट्यूरिस्ट। ऑप्शंस मैच करिए। हमारा वुमेन काइंड में क्या आया है, फिलैंथ्रोपिस्ट। ए का ऑप्शन आया है हमारा 3, ए का ऑप्शन आया है 3। बी का क्या आया है, बी का मैच हमारा किससे कर रहा है, 1 से, तो बी में आया है 1। सी का ऑप्शन क्या कर रहा है, 4 कर रहा है। और डी का क्या कर रहा है, अ लवर ऑफ फूड, जो क्या करे, खाने से प्यार करे, क्या बोलेंगे, चटोरा, गवर्नमेंट बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं है वो, गवर्नमेंट है वो। तो अ लवर ऑफ फूड इज नोन एज गवर्नमेंट। तो डी का ऑप्शन है 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन आया है। अब मैच करिए कौन सा हो रहा है, ये दोनों तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा। तो 3, 1, 4, 2 इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए। तो आपको हिंदी में मतलब लिखा गया है तो थोड़ा बन रहा है, हिंदी में मतलब नहीं लिखेगा, बहुत मुश्किल जाती है, छूट जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस या गलत हो जाते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप प्रीवियस ईयर का भी सहारा ले सकते हैं, और जो भी किताब आप रखे हैं हर दिन उससे 5-5 शब्द पढ़ना शुरू करिए, याद हो जाता है। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद इससे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि अ लवर ऑफ वुमेन काइंड को तो याद कर लिए, फिलोगिनिस्ट बोलते हैं। अ लवर ऑफ अदर्स को क्या बोलते हैं, एल्ट्यूरिस्ट। लेकिन अ हेटर ऑफ फीमेल वुमेन काइंड को क्या बोलेंगे, अ हेटर ऑफ ह्यूमन को क्या बोलेंगे। तो ये लवर हेटर वाला भी पैटर्न पूछता है, इसीलिए हम लोग देखते हैं ये कुछ नोट। 4 इसमें शब्द लिखे हुए हैं, 4 शब्द को देखिएगा। फिलैंथ्रोपिस्ट, फर्स्ट वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट, लोकोपरोपकारक, लोकोपकारक, जो लोगों का क्या करे, उपकार करे, लोक धन उपकारक। तो ये अ लवर ऑफ क्या हो जाएगा, मैनकाइंड, पूरी मानव जाति से क्या करने वाला, प्रेम करने वाला। वहीं पे क्या लिखा है, अ हेटर ऑफ, हेटर मतलब क्या होता है, द्वेष रखना, नफरत करना, मानव द्वेषी बोल रहे हैं उसी को, क्या बोल रहे हैं, मानव द्वेषी।
मिज़ैंथ्रोप, मिज़ैंथ्रोप, इसको और क्या बोल सकते हैं? मिज़ैंथ्रोपिस्ट, मिज़ैंथ्रोपिस्ट, मानव द्वेषी, क्या बोला जाएगा? मानव द्वेषी। फिलैंथ्रोपिस्ट, मिज़ैंथ्रोपिस्ट, दो याद हो गया है। लव करे मानव जाति से, फिलैंथ्रोपिस्ट, नफरत करे मिज़ैंथ्रोपिस्ट, दो और है। ये दो किसका था? मानव जाति का था। दो किसका आएगा? वुमेन काइंड का, पूरे महिला जाति का आएगा, स्त्री जाति का। देखते हैं। अ लवर ऑफ वुमेन काइंड हमने अभी देखा था, फिलोगिनिस्ट, फिलोगिनिस्ट, स्त्री प्रेमी बोला जाएगा। लेकिन अगर आपको आया एग्जाम में अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड, मानव जाति से द्वेष रखता है, जो नफरत करता है, उसको क्या बोलेंगे? मिजोगिनिस्ट, मिजोगिनिस्ट, स्त्री द्वेषी बोला जाएगा, है ना। तो ये चारों हैं, दो मैन काइंड, दो वुमेन काइंड, हेटर, लवर, दोनों के बारे में। बहुत चर्चित एक कैरेक्टर यहाँ बना भी हुआ है आपके लिए, जो कि मिजोगिनिस्टिक बिहेवियर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि वो स्त्री जाति के साथ कैसे द्वेष रख रहा है, कैसे ईर्ष्या और नफरत रख रहा है। तो इस टाइप के लोगों को मिजोगिनिस्ट बोला जाता है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का ये लोग क्या देते हैं? परिचय देते हैं। तो यहाँ पर ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हमने खूब सारे यहाँ पे क्या देखा? शब्द देखा, शब्दों के मतलब देखे, समानार्थी देखा, विपरीत देखा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखा और कुछ स्पेलिंग्स भी देखा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज आपने सिनोनिम्स देखा, एंटोनिम्स देखा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा, स्पेलिंग्स देखा और इसके साथ साथ बहुत सारे नए शब्द और उसके मतलब सीखा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर करके मुझे बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अन्य हमारे वीडियोस देखिएगा। और साथ ही आप मुझे ये भी बताएंगे कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, हम उसी पर वीडियो लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच।